हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे इस चैनल पे जेटेड की तैयारी हो रही है, या मैं बोलूँगी एक ओवरव्यू मैं करा रही हूँ हर चैप्टर वाइज। हिस्ट्री का अभी हम लोग का टर्म चल रहा है। मैं अभी हिस्ट्री के 4th चैप्टर पे हूँ, जो है जिसका नाम है दिल्ली सल्तनत। तो कल जो हम लोग मध्यकालीन भारत पढ़े थे, वहाँ से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो गई है। तो आज के चैप्टर में हम समझेंगे इन जनरल क्या क्या इम्पॉर्टेंट सोर्सेज रहे हैं दिल्ली सल्तनत के, उनकी दिल्ली सल्तनत का एक ड्यूरेशन क्या रहा है, क्रॉनिकल्स क्या रहा है। तो 1206 से 1526। ठीक है, तो मैं आगे मूव करना स्टार्ट करती हूँ कि नेक्स्ट अब इसमें इंपॉर्टेंट जो भी बातें हैं हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। एक ओवरव्यू से हमें एमसीक्यू सॉल्व करने का बहुत ज़्यादा कैपेसिटी डेवलप हो जाता है। तो मैं इसको पढ़ाने के बाद फिर एमसीक्यू आप लोगों को देना स्टार्ट की हूँ, 50-40 एमसीक्यूज, जिससे कि आपको ओवरव्यू पता चल जाए कि आप इस चैप्टर के बारे में कितना अभी तक जाने। तो शुरुआत करती हूँ। देखिए आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि प्रारंभिक तुर्क शासक मतलब टर्किश रूलर्स कौन कौन थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वतंत्रता सत्ता स्थापित की। कब? तो 1206 में। मैंने बोला था 1206 से शुरुआत हो गई है 1526 तक। इसी बीच हम लोग जिस जिस रूलर्स के बारे में जानेंगे, तो पहले शुरुआत करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक से, जो सबसे पहले स्वतंत्र सत्ता स्थापित किया। फिर इल्तुतमिश, जो उन्होंने फिर सल्तनत को मजबूत किया। तो पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर ऐबक के बाद इल्तुतमिश ने सल्तनत को मजबूत किया। मतलब जो भी उसके बाद नेक्स्ट आए वो और स्ट्रॉन्ग करते रहे। और इल्तुतमिश की बेटी का नाम क्या था? रजिया सुल्तान। तो हम इनको ये भी बोल सकते हैं पहली प्रमुख महिला शासक थी दिल्ली की, जिनका की ड्यूरेशन रहा था 1236 से लेके 1240, 1236 to 40। तो आप देखिए ड्यूरेशन देखिए, पहले 6 में कुतुबुद्दीन ऐबक आए, फिर उसके बाद इल्तुतमिश आए, फिर उनके बाद रजिया सुल्तान ने कंटिन्यू किया, और जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल फीमेल रूलर्स रही हैं। इनका नाम हम बोल सकते हैं कि रजिया सुल्तान वॉज द फर्स्ट मेजर वुमेन रूलर ऑफ इन दिल्ली सुल्तनत। ठीक है। बलबन ने केंद्रीकृत शासन और मजबूत राजसत्ता पर जोर दिया। मतलब उन्होंने स्ट्रेस दिया इस चीज़ पे कि जो राजनीतिक सत्ता है उस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। तो देखिए प्रमुख राजवंश क्या क्या है। गुलाम ममलुक वंश, जिनको कि ममलुक वंश बोला जा रहा है, तो उनका ड्यूरेशन, अब देखिए ड्यूरेशन थोड़ा आपको लर्न करना पड़ेगा। तो ड्यूरेशन के लिए जैसे 1206 में स्टार्ट हुआ है, 1526 में एंड हुआ है, तो इस ड्यूरेशन को इस बिटवीन में डिवाइड करते चले जाइए। 1206 से 1290, 1290, 6 to 90। अच्छा लंबा ड्यूरेशन उन्होंने काम किया। किसने? गुलाम वंश ने, या ममलुक वंश आप इनको बोल सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास खिलजी वंश। इसका मैं निमोनिक्स आप लोग को ऐसे दी थी, MKTSL। इससे आपको दिल्ली सल्तनत का बहुत अच्छा से पूरा 1206 से 1526 याद हो जाएगा। MKTSL, इसको आप 5 बार बोल दीजिए अपने फिंगर पे, 5 फिंगर्स हैं MKTSL। ऐसे भी आप याद रखेंगे तो आपका हो जाएगा रिवीजन। तो M से ममलुक हो गया, फिर खिलजी, तुगलक, सैयद एंड लोदी। तो आप डिवाइड करते हैं। पहला है हमारा 1206 से 90, 13-20, 13-20, 14-14, 14-14 से 14-51, 14-51 से 15-26। तो कैसे याद करेंगे? 12-6-90, 90-20 करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। 6-90, 90-20, 20-40, 14, 51, 26। इसको थोड़ा सा आप एज अ टेबल लर्न कीजिए, और नहीं तो आप ये भी अगर सीरीज़ याद रखेंगे ना तो थोड़ा आपको आइडिया मिल जाएगा। MKT देखिए ड्यूरेशन याद कर लीजिए, 6 to 90 है, फिर 90 to 20। मैं थोड़ा यहाँ पे स्ट्रेस दे रही हूँ क्योंकि ये ईयर लर्न करना बहुत ज़रूरी है। आप इसमें एक चीज़ ये सोच सकते हैं कि अगर आपको MKTSL याद हो जाएगा ना, तो अगर या तो आपको ये नाम पूछे जाएंगे, मान लीजिए पूछा जाए कि लोधी वंश का क्या ईयर रहा है, तो आप उसे गेस कर पाएंगे ऑप्शन से कि 1526 तो रहेगा, क्योंकि वो सबसे लास्ट था। आप इसका या तो बेटर रहेगा कि आप इसका एक का गुलाम वंश का, मुमलुक वंश का आप 1206 लर्न कीजिए, और लोधी वंश का 1526 लर्न कीजिए। जो मतलब बिगनिंग और एंड याद कर लीजिए, बाकी आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाएगा। MKTSL ये क्या था? हमारा दिल्ली सल्तनत का पूरा एक सीक्वेंस है, हायरार्की है, सीक्वेंस है। आप इसे इस तरीके से समझिए। अब नेक्स्ट हम समझने की कोशिश करेंगे
इल्तुतमिश के बारे में। तो इल्तुतमिश की कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश क्या थे, 1211 में सुल्तान बना। ठीक है, 1211 में सुल्तान बना, सल्तनत को स्थिर किया, मतलब कि थोड़ा सा सस्टेनेबल किया और थोड़ा उसको अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश करने की कोशिश की और दिल्ली को मेन अपना पॉलिटिकल सेंटर बनाया। तो दिल्ली पे बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करके उसको पॉलिटिकल सेंटर बनाया ताकि लोग वहीं पे इकट्ठे हो करके इसके बारे में डिस्कस कर सके, पॉलिटिकल एस्पेक्ट और इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स पे। आई होप क्लियर हो रहा होगा आप लोग को। और क्या था, यहीं पर हमको क्या हुआ इंट्रोड्यूस, टांका और कॉपर जीतल, मतलब चांदी का टका और तांबे का जीतल प्रचलित हुआ। तो इंट्रोड्यूस स्टैंडर्ड सिल्वर टका एंड कॉपर जीतल। तो कब हुआ था ये, इल्तुतमिश के टाइम पे सिल्वर टका एंड कॉपर जीतल हम लोग को यहाँ पे दिल्ली सल्तनत में इंट्रोड्यूस कराया गया। जैसे इल्तुतमिश 1211 में वहाँ के सल्तनत बने थे और फिर 1236 में उनकी बेटी सत्ता में आ गई। कौन थी उनकी बेटी, इल्तुतमिश की, तो रजिया सुल्तान। एक बार फिर से रिवीजन करो, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, यहाँ तक लर्न हो गया। अब रजिया सुल्तान के बारे में जानते हैं, जो 1211 के बाद सीधा 1236 में आई और कब से कब तक रही, इनका ड्यूरेशन 4 ईयर का था, 4 साल का था रजिया सुल्तान का। तो 1236 से 40, तो उसने पर्दे के पीछे से नहीं सार्वजनिक रूप से शासन करने का प्रयास किया। इसको इस तरीके से लीजिए कि ये पर्दा प्रथा रहा होगा जरूर, लेकिन उन्होंने फ्रंट फेस आ करके सारे चीज़ों को बहुत पावरफुल अपना एस्पेक्ट दिखाया और पावर के साथ उन्होंने रूल किया। तो अपोजिशन फ्रॉम पावरफुल टर्किश नॉबल्स वॉज अ मेजर चैलेंजेस। क्या रहा है इनके लिए मेजर चैलेंज, दिल्ली सल्तनत की प्रमुख महिला शासक रजिया थी, जिनको तुर्क अमीरों का विरोध उसके लिए बड़ी चुनौती बना। मतलब रजिया सुल्तान को सबसे ज़्यादा अगर सामना करना पड़ा तो किनके साथ, तुर्क अमीरों के साथ, जो लोग सी अटेम्प्टेड टू रूल पब्लिकली एंड डायरेक्टली अपोजिशन फ्रॉम पावरफुल टर्किश नॉबल्स। तो टर्किश के जो बड़े लोग थे, एलिट मेंबर्स थे, उनके साथ थोड़ा उनको रूल करना चैलेंजिंग रहा। याद रहना है हमको ये चीज़ को, रजिया सुल्तान को सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग और क्या पॉइंट ऑफ व्यू से था, तो टर्किश नॉबल्स जो थे वहाँ के अमीरों के साथ उन्हें थोड़ा चैलेंज या मेजर चैलेंज रहा उनके फाइट का या उनके रूल करने के रीज़न का। नेक्स्ट है बलबन। तो रजिया के बाद बलबन आते हैं। बलबन कैसे थे देखिए, वैसे भी महिला शासक को देख के वो पहली महिला शासक थी, तो थोड़ा उनके ऊपर सत्ता तुर्किश ने चलाया था। डिटेल आप चाहें तो पढ़ लें, लेकिन उसकी कोई खास ज़रूरत नहीं है। तो बलबन का क्या है, बलबन कैसे थे, मजबूत और केंद्रीकृत राजसत्ता का समर्थक, सपोर्टेड स्ट्रॉन्ग एंड सेंट्रलाइज्ड किंगशिप, दरबार में अनुशासन और शाही प्रतिष्ठा बढ़ाई। अब देखिए, अभी रजिया सुल्तान को तुर्किश को लेकर के चैलेंजेस फेस करना पड़ा, तो उससे बलबन को बहुत आइडिया मिलते चला गया कि हाउ टू स्ट्रेंथन देयर ओन कोर्ट। तो ही बिगिन विद द, मतलब वो कैसे शुरुआत की, वो एक डिसिप्लिन और रॉयल अथॉरिटी के साथ। जब आप डिसिप्लिन और रॉयल अथॉरिटी लाते हो ना, तो अपने आप चीज़ें मैनेजेबल हो जाती हैं। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि फिर आप कहीं पार्शियल होते, वहाँ आओ बहुत डिसिप्लिन वर्ड आया, देयर इज़ नो पार्शियलिटी बिटवीन एनीवन। और जब आप पार्शियल नहीं होते हो तो आपका मैनेजमेंट बेस्ट होता है। तो इसीलिए बलबन को ये जो रजिया सुल्तान के रीजन में जो हुआ थोड़ा टर्किश को लेकर के, इससे उनको बहुत बेनिफिट हुआ, और वो बेनिफिट इन द सेंस कि वो उनको नॉलेज मिला हाउ टू रूल प्रॉपरली। तो बाय फॉलोइंग द डिसिप्लिन, मेंटेन स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर रेबेलियन एंड फ्रंटायर्स, मतलब कि जो लोग उनके विरोधी थे, जो उनके आसपास के लोग थे, आसपास मतलब सीमावर्ती क्षेत्रों में जो उनका एरिया से अटैच थे, उनके ऊपर बहुत अच्छा स्ट्रिक्ट कंट्रोल उनका रहा। नेक्स्ट है खिलजी वंश। तो बलबन के बाद जैसे खिलजी वंश आता है, देखिए जलालुद्दीन खिलजी ने वंश की शुरुआत की। खिलजी वंश, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी जो हैं 1296 to 1316 सबसे प्रसिद्ध शासक रहे अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी वॉज द बेस्ट नोन रूलर ऑफ द डायनेस्टी, मतलब कि वो सबसे ज़्यादा, हम लोग सबको नाम तो ऐसे पता ही है, बहुत ज़्यादा डिटेल ना भी पता हो, लेकिन वो इतने ही फेमस थे कि आज हम सब जानते तो हैं अलाउद्दीन खिलजी का रोल। एक्सपैंडेड टेरिटरीज
एंड स्ट्रेंथेंड एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए इन्होंने क्या किया, मंगोल आक्रमणों से सुरक्षा के लिए मजबूत सेना रखी, और क्या किया, उन्होंने बड़े क्षेत्र का विजय और प्रशासनिक नियंत्रण बढ़ाया। मतलब कि पहले तो वॉर बहुत होते थे ना, तो वॉर कर करके एरिया अपना उन्होंने एक्सपैंड किया, वो हर एरिया को जीतते चले गए और अपने अंडर वो एरिया करते चले गए, इसीलिए बोला जा रहा है एक्सपैंड टेरिटरीज, उन्होंने अपना प्लेस को एक्सपैंड किया। अब अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीतियाँ क्या क्या थी, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ क्या क्या थी, तो जो वो लोग मार्केट पे जो रूल करना स्टार्ट किए, टैक्स किए, प्राइस को फिक्स किए, तो क्या किए सबसे पहले, अटेम्प्टेड स्ट्रिक्ट मार्केट एंड प्राइस कंट्रोल। मतलब प्राइस कंट्रोल का मतलब ये है, और स्ट्रिक्ट की एक फिक्स, जो आज हम लोग सुनते हैं ना, क्या बोलते हैं कि नो बार्गेनिंग, फिक्स प्राइस, ऐसा कुछ लिखा आप आजकल समय में बहुत ज़्यादा शॉप में सुनेंगे कि फिक्स रेट, ऐसा कुछ लिखा रहता है। तो ये उस वक्त से भी था। फिक्स रेट का मतलब कि देयर इज़ नो बार्गेनिंग ओवर हियर, ऐसा नहीं कि मैं किसी को जानता हूँ तो उसे मैं इतने में दे दूंगा, नहीं जानता हूँ तो उसके में। तो इन द सेंस एक स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन प्राइस रेट को मेंटेन किया गया, कंट्रोल किया गया, उन चीज़ों पे एक्शन लिया गया, और स्टार्ट वहीं से हुई थी। सुपरवाइज्ड मार्केट्स फॉर ग्रेन, क्लोथ्स एंड हॉर्सेस, शुरुआत तो ग्रेन से ही हुई थी, फिर क्राफ्ट्स आ गए, फिर एग्रीकल्चर, आपको पता ही है कि पहले शुरुआत एग्रीकल्चर से हुई थी, तो उससे उनको बहुत टैक्स, मार्केट, इस्टेब्लिशमेंट, ये तो हम लोग नवपाषाण से पढ़ते चले आ रहे हैं कि नवपाषाण में बहुत अच्छे से फ्लरिश हो गया था हमारा एग्रीकल्चर और पशुपालन एज अ रोजी रोटी दे मतलब नोमैड्स, जब वो लोग खाना बदोशी से सेटल डाउन होने लगे, स्थायी जगह पे रहने लगे, तब जाके शुरुआत तो एग्रीकल्चर से हुई थी। फिर देखिए उसी के बाद हॉर्सेस लिखा है ना, फिर क्लोथ से, क्राफ्ट से क्लोथ हो गया, और हॉर्सेस आ गए मतलब पशुपालन से। और क्या हुआ, इंक्रीज्ड लैंड रिवेन्यूज एंड टाइटन रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब देखिए क्या है, भूमि राजस्व बढ़ाया और राजस्व व्यवस्था को कड़ा किया। यहाँ पे एक तरह से अगर मैं बोलूँगी तो इसका कहने का मतलब ये है कि इन्होंने जो काम किया ना, टैक्स के ऊपर, वो जो प्लेस का रिवेन्यू होता है, लैंड का रिवेन्यू होता है, उन सब चीज़ों को फिक्स किया। यहाँ पे कोई मोल मुलाई वाली सीन नहीं थी। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा और मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर आप डिसिप्लिन और स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखते हो तो कोई भी चीज़ अनमैनेज्ड नहीं होती है। इसका रीज़न क्या था, तो बड़ी सेना को कम लागत पर बनाए रखना। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव तुगलक वंश। तो तुगलक वंश का क्या था बताइए। तुगलक वंश, गयासुद्दीन तुगलक ने वंश की स्थापना की। गयासुद्दीन तुगलक ने वंश की स्थापना की। मोहम्मद तुगलक, राजधानी परिवर्तन और टोकन मुद्रा जैसे प्रयोग। एक्सपेरिमेंट्स इंक्लूडेड शिफ्टिंग द कैपिटल्स एंड टोकन करेंसी। फिरोज शाह तुगलक, ये 3 तुगलक हैं, याद रखिएगा, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। तो नहरें, सार्वजनिक निर्माण और कल्याणकारी कार्यों पर जोर दिया। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, कैनल्स, पब्लिक वर्क्स एंड वेलफेयर मेजर्स का काम किया। मतलब जो समाज सुधारक वाले काम होते हैं वो सब चीज़ों पे किसने काम किया, तो फिरोज शाह तुगलक ने। मोहम्मद तुगलक के प्रयोग, मतलब उन्होंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स किए। एक्सपेरिमेंट्स इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि उससे इम्प्रोवाइज क्या हुआ, या अगर कुछ प्रॉब्लम आया तो उस एक्सपेरिमेंट से क्या आया। तो ध्यान से देखिए, राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले जाने का प्रयास किया। मोहम्मद तुगलक, कल भी हम लोग पढ़े थे, दिल्ली से दौलताबाद, कौन, तो मोहम्मद तुगलक। और क्या किया था, इंट्रोड्यूस टोकन करेंसी यूजिंग कॉपर कॉइन्स एट सिल्वर इक्विवेलेंट वैल्यू। मतलब तांबे के सिक्के को चांदी के सिक्कों के बराबर मानना शुरुआत किया। तांबे का तभी बहुत इम्पोर्टेंस था, ठीक है। तो टोकन मुद्रा चलाने का प्रयास किया और तांबे के सिक्के को चांदी के सिक्कों के बराबर मानने का कोशिश किया। कौन, तो मोहम्मद तुगलक। और क्या किया, मैनी एम्बिशियस एक्सपेरिमेंट्स फेस्ड प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज एंड फेल्ड। मतलब कि बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए, चीज़ों को बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी किए, थोड़ा सा दिक्कत भी आया, समटाइम दे अचीव्ड और समटाइम दे फेल्ड। Now we are going to learn about the
फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में अगर आप जानेंगे तो उनको आप मान के चलिए कि वो समाज के लिए बहुत काम कर रहे थे। तो सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण किया, नगर बाग सार्वजनिक भवन बनवाए और दासों की बड़ी संख्या रखी गई। यह परीक्षा मतलब कि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटेन्ड अ लार्ज बॉडी ऑफ स्लेव्स, मतलब कि उन्होंने बहुत ज़्यादा मज़दूरों को रखा ताकि ये सब कुछ मेंटेन हो सके। क्या मेंटेन हो सके? तो ये जो इतना टाउन बिल्ड किया, गार्डन्स, पब्लिक बिल्डिंग्स, होगा कैसे पॉसिबल? तो फिरोज शाह तुगलक का जब नाम आए तो आप याद रखिएगा समाज सुधारक के रूप में बहुत अच्छा काम किया, जिसमें कि नहरों का सिंचाई करने के लिए पानी का अरेंजमेंट, नगर बाग सार्वजनिक भवन बनवाए। सार्वजनिक भवन का मतलब क्या होता है? आप लोगों को अच्छा सा रेस्ट रूम दे रहे हैं, लोगों को स्टे करने के लिए दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपको हर लोग प्रेज करेंगे, उनके सुविधा के लिए ये चीज़ होता है। नेक्स्ट है प्रशासन कैसा था? तो एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? सल्तनत के विशाल क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए अधिकारी और प्रांतीय व्यवस्था, मतलब ऑफिशियल एंड प्रोविंशियल अरेंजमेंट, मतलब कंट्रोल द लार्ज टेरिटरी। इसको तरीके से आप एक तरह से अगर कोई चीज़ सर्कुलेट करना है, किसी चीज़ को पॉसिबल वे में रन करना है, किसी भी रूल को, तो उसके लिए रूलर को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, कंट्रोल रखना पड़ेगा हर टेरिटरी में। यहीं पे क्या हुआ था? एकता, राजस्व प्राप्त करने के लिए अधिकारियों को क्षेत्र सौंपना मिला था। मतलब एकता, असाइनमेंट ऑफ टेरिटरी, रिवेन्यू टू ऑफिशियल ल्यू ऑफ सैलरी और सर्विसेज। कैसे समझेंगे हम इसको? राजस्व प्राप्त करने के लिए अधिकारियों को क्षेत्र सौंपना, मतलब कि जो लोग राजा थे, जो लोग काम करने वाले थे, वहाँ पर उन लोग को एरिया डिवाइड कर दिया गया था कि वहाँ जा कर के आप राजस्व वसूलो, मतलब टैक्स या उसका जो रिवेन्यू आएगा उसे जा कर के लोगों से या वहाँ पे रहने वाले लोगों से वसूली करो। इक्तादार और क्या थे? होल्डर, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एन इक्ता। इक्तादार मतलब कहने का मतलब यही है कि ये लोग प्रशासन के लोग थे और जा कर के सैलरी और सर्विस जो उनको टेरिटरी के लिए मिला हुआ था वो अरेंज करते थे। उनका वो डिपार्टमेंट था, कोई कहीं नहीं जा सकता था, उनका फिक्स एरिया था या फिक्स टेरिटरी था। नेक्स्ट है सेना और शासन। तो आर्मी कैसे थी? घुड़सवार सेना का विशेष महत्व था, क्योंकि हम लोग पढ़े थे पहले भी। और क्या था? ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस एंड डिस्क्रिप्टिव रोल वेयर स्ट्रेंथेंड अंडर अलाउद्दीन खिलजी। विशाल साम्राज्य के लिए कर, सेना और स्थानीय अधिकारियों पर निर्भरता थी। घुड़सवार याद रखना है दिल्ली सल्तनत के लिए। स्थापत्य, आर्किटेक्चर्स क्या क्या थे? तो आर्किटेक्चर क्या क्या बने हैं देखिए। कुतुब मीनार परिसर, मस्जिदें, मकबरे, उसी बीच बना है। दिल्ली सल्तनत में बहुत सारे मस्जिदें, मकबरे, किले इस काल की प्रमुख विरासत हैं। तो कुतुब मीनार और मॉस्क, टॉम्ब, फोर्ट्स आर द मेजर आर्किटेक्चर रिमेन्स, जो हम आज भी देख लेते हैं। मेहराब, आर्क एंड गुम्बद, डोम का प्रयोग किया गया बहुत ज़्यादा। हर जगह आप गुम्बद देखेंगे, आज भी देखने मिल जाएगा। वही उसी समय का जो आर्किटेक्चर जो हमारे लिए आज एक सोर्स ऑफ नॉलेज भी है। यूज़ ऑफ आर्क एंड डोम्स टू बिकम प्रोमिनेंट। आर्किटेक्चरल ट्रेडिशंस शो कल्चरल इंटरैक्शंस, मतलब वो अपने कल्चर को दिखाने के लिए, आप अभी भी देखोगे, जहाँ भी देखोगे मस्जिद का जो एक पैटर्न होता है ऑलमोस्ट हर जगह थोड़ा सिमिलर ही मिलेगा आपको। वो गुम्बद, वो आर्क, डोम मिलेगा ही मिलेगा। तो ये एक तरह से बताना चाह रहे हैं कल्चरल इंटरैक्शन, कल्चर को कैसे आप समझोगे। नेक्स्ट है समाज और ग्रामीण जीवन, मतलब वहाँ का कैसा सोसाइटी और रूरल लाइफ था। तो क्या था भाई? किसान उत्पादन और कर व्यवस्था में केंद्र में थे, क्योंकि कृषि के बारे में बार बार सुन रहे तो उनको याद होगा कि किसानों के ज़मीन को ले लिया जाता था, उनको खेती करने दिया जाता था, उनके ही ज़मीन पे फिर कुछ एक पार्ट उनको मिलता था। थोड़ा ऐसे डिटेल में नहीं जाऊंगी। पीजेंट्स वेयर सेंट्रल टू प्रोडक्शन एंड टैक्सेशन, तो इनके साथ कर वसूला जाता था। और क्या था? लोग, ग्रामीण समाज में जमींदार स्थानीय प्रमुख प्रभावशाली हो सकते थे। तो ज़मींदारों के बारे में हमने सुना ही है कि वो थोड़ा किसानों को कैसे ट्रीट करते थे, या बोलिए तो उन्हें किस तरीके से आय
कर वसूलते थे, टैक्स वसूलते थे। एग्रीकल्चरल रिवेन्यू वॉज अ मेजर सोर्स ऑफ स्टेट इनकम, मतलब जो वो कमा रहे थे, जो वो उपजा रहे थे, उसको बेच के जो पैसा आ रहा था वो एक बहुत बड़ा स्टेट का, राजधानी का या आपका राज्य का बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम था। अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली क्या क्या बहुत इम्पॉर्टेंट है वो हम थोड़ा यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। कहने का मतलब है कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ है जो हमें इग्नोर नहीं करना है। तो सल्तनत में अगर सुल्तान का शासन था, दिल्ली सुल्तनत में सुल्तान आप देख ही लिए हैं, कुतुबुद्दीन, फिर आपका इल्तुतमिश, फिर रजिया सुल्तान, फिर बलबन एंड सो ऑन। इक्ता राजस्व क्षेत्र था। इक्ता क्या था? तो टैक्स बोला जा रहा था, टैक्स वसूलते थे। अब इक्तेदार कौन थे? जो टैक्स लेने जाते थे, उनका एरिया, स्पेसिफिक एरिया सबके नाम से डिवाइड था। ठीक। अमीर क्या है? उच्च पद वाला कुलीन। अगर अमीर वर्ड आए तो अपने आप में क्लियर हो रहा है, उच्च पद वाले जो लोग थे, एलीट क्लास के लोग थे, वो है। फिर राजस्व, रिवेन्यू क्या है? राज्य को मिलने वाला कर और आय, जिससे कि स्टेट गवर्नमेंट थोड़ा फ्लरिश हो रहा था। इनक्रिप्शंस क्या है भाई वहाँ के? तो पत्थर, धातु आदि पर लिखित प्रमाण। तो ये आपको मालूम है कि यहाँ पे जो इनक्रिप्शंस हुआ करता था, तो जो आज भी सोर्स ऑफ नॉलेज है हमारे लिए, तो वो क्या थे? पत्थरों पे लिखे जाते थे इनक्रिप्शंस। और क्रॉनिकल्स मतलब कि एक समय के हिसाब से जो हमें घटनाक्रम हुए हैं उससे पढ़ के हमें पता चलता है। जैसे कि अगर आपको एग्जाम्पल दें हम, तो हम बता सकते हैं यहाँ पे कब से स्टार्ट हुई थी बताइए? 1206 से 1526। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव तो देखिए यहाँ आ गया 1206 से। तो ये जो इम्पोर्टेंट डेट्स है, वी हैव टू लर्न दिस। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन प्रारंभ हुआ था। फिर इल्तुतमिश आए, रजिया सुल्तान, खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी वंश। आपको याद रखना पड़ेगा, तुगलक, सैयद, लोदी इज द लास्ट वन। और 1526 में क्या हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ था, क्योंकि लोदी हार गया था ना किससे? तो ये आपको मैंने कल पढ़ा दिया है, ये आप उसको देख करके मुझे बताइएगा कि लोदी वंश किससे हार गए थे। तो इंटरेस्टिंग हो रहा होगा। आई थिंक थोड़ा सा आपको कनेक्ट रहना पड़ेगा, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो 1206 से कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान, जिनका टाइम क्या था? 36 से 40 था। देखिए कंफ्यूज मत होइए, 36 से 40 था, 4 साल मैंने बोला था। 1290 खिलजी वंश का था, 1296 अलाउद्दीन खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, और फिर पानीपत का जो युद्ध हुआ। तो पानीपत का युद्ध के बाद ये मुझे प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा आप लोग। मैंने एक वीडियो पहले, जो कल का वीडियो पढ़ाया था मैंने, उसी में मेंशन है कि पानीपत का युद्ध किसके साथ हुआ था और कौन हारा था। कौन हारा था ये तो आपको क्लियर हो ही रहा होगा, क्योंकि अगर लोदी वंश का शासन चल रहा है तो 1526 में किनके साथ युद्ध हुआ, कौन हारा होगा? क्योंकि यहाँ मेंशन क्या है? तो दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। मतलब दिल्ली सल्तनत का एंडिंग कैसे होगा अगर यहाँ का शासक नहीं हारेगा? पहले तो लड़ाई यही होता था ना, जो आज के समय में वोटिंग्स हो गया है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट फॉर क्विक रिवीजन, जस्ट गेट स्टार्टेड। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526, बार रिपीटेडली बोल रही हूँ। अब फिर से ये हमारा क्या आ गया? देखिए फर्स्ट डायनेस्टी किसका था? मामलुक गुलाम वंश। इम्पॉर्टेंट विमेन रूलर कौन थी? रजिया एकमात्र। स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड रूलर कौन थे? तो बलबन। और मार्केट कंट्रोलर कौन थे? तो अलाउद्दीन खिलजी। टोकन करेंसी किसने किया था? तो मोहम्मद तुगलक ने। और कैनाल्स और पब्लिक वर्क्स किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। और लास्ट डायनेस्टी किसकी थी? तो लोदी का। अरे बाप रे, अब मैं क्या बोलूँ, यहाँ तो मेंशन हो ही गया आंसर। मैंने तो आपसे पूछा था आंसर। 1526 में बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी एट फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, चलो ये बता देना कि दूसरी पानीपत की लड़ाई कब हुई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, क्वेश्चन नहीं मतलब ठीक है, देख लो परीक्षा के लिए संभावित क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट वाज द पीरियड, हु वाज रजिया, इसको रिवीजन करके अगर होगा तो आंसर कर देना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखो यहाँ पे जो मैंने पढ़ाया था MKTSL, आप या तो MKTSL पढ़ लो और नहीं तो फिर गु खी तू साई लो कर लो, गु खी तू साई लो। ये भी अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, आप इसको देख सकते हो, आपको जैसे भी ठीक लगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो के बाद मैं आपको 50 MCQ शेयर करूँगी, उसको
बिना देखे सॉल्व करना और अपने पॉइंट्स को, अपने स्कोर को कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।